हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रोफाउंड आईएएस। प्रोफाउंड आईएएस के इस डीएनए में आपका स्वागत है। आज हम कुछ बहुत इंपॉर्टेंट एडिटोरियल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहला एडिटोरियल जो है वो कम्युनल राइटिंग ऑफ द हिस्ट्री है। शशि थरूर जी का आर्टिकल है, थोड़ा सिंपल लिखा है उन्होंने, ये बड़ी बात है। दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल होगा वो है इंडिया इजिप्ट रिलेशनशिप को लेकर, जो रिसेंट हाई लेवल विजिट हुआ है आपका इजिप्ट में, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का इजिप्ट के प्रेसिडेंट के साथ। और तीसरा जो आर्टिकल है वो डिजिटल इंडिया लॉ बिल के बारे में है कि किस प्रकार हम लोग क्या चेंजेस ला सकते हैं, और आईटी एक्ट को रिप्लेस करके जो है डिजिटल इंडिया बिल के बारे में बात की गई है। और छोटे मोटे अदर आर्टिकल्स भी हैं जो हमारे एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं केवल उन्हीं एस्पेक्ट्स को कवर करता हूं जो हमारे एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए हम लोग डिटेल से आज के इस डीएनए में डिस्कस करते हैं। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, हम प्रोफाउंड आईएएस के कुछ इनिशिएटिव्स के बारे में बात करना चाहते हैं। फाउंडेशन कोर्स फॉर यूपीएससी 2024-25 स्टूडेंट्स के लिए जो है ये कोर्स है, जो कि 5 जुलाई 2023 से स्टार्ट हो रहा है। 1 ईयर कंप्लीट कवरेज मिलेगा इस कोर्स में आपको। मेंस आंसर राइटिंग, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस, मतलब आपको जो है एकदम बेसिक से शुरू करेंगे और एकदम जो है टफनेस लेवल धीमे धीमे बढ़ाकर आपको जो है हायर लेवल तक ले जाएंगे हम। कोई दिक्कत नहीं होने वाली है आपको, ठीक है। इसके अलावा कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है जो यूपीएससी मेंस 2023 में देने वाले हैं, और जो 24 जिनका ऑलरेडी प्रीलिम्स का प्रिपरेशन हो गया उनके लिए ये कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम लोग मेंस स्पेसिफिक टॉपिक ही डिस्कस करते हैं, ठीक है, जैसे कि इंडियन एंड वर्ल्ड हिस्ट्री हो गया, पोस्ट इंडिपेंडेंस हो गया, एथिक्स इंटेग्रिटी हो गया, ये सब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा यूपीएससी ज्योग्राफी ऑप्शनल का कोर्स 2024-25 के लिए स्टार्ट हुआ है। ये 5 जुलाई से स्टार्ट होगा। ये सब तीनों कोर्सेज 5 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। कंप्लीट कवरेज पेपर 1 पेपर 2 का मिलेगा आपको। ह्यूमन ज्योग्राफी और अदर एस्पेक्ट्स को भी हम लोग इसमें कवर करेंगे। इन तीनों ही कोर्सेज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप डायरेक्टली अवेल कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा सोशोलॉजी हमारा जो है 4 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ये सभी चीज़ें आपको ऐप पे मिल जाएगा, तो वो आराम से आप उसको, ऐप का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, क्यूआर कोड है पीछे, उसको स्कैन करके भी आप डाउनलोड कर सकते हैं और हमारे कोर्सेज को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आज के आर्टिकल से शुरू करते हैं। द मेन चैप्टर ऑफ हाउ हिंदुत्वा सीज द पास्ट। देखिए सर, ऐसा है कि हम लोगों को उस जैसे मतलब उतना ज़्यादा जो पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ना है, ठीक है, उतना पॉलिटिकल कलर देकर हमें चीज़ों को नहीं पढ़ना होता है। जो हमारे मतलब की चीज़ होती है ना, उसी को हम लोग पढ़ते हैं। तो इसमें बहुत सारे पॉलिटिकल चीज़ें भी हैं, तो हम ज़्यादा हिंदुत्वा नहीं करेंगे। हम लोग बेसिकली कहना क्या चाह रहे हैं, मतलब इस आर्टिकल में क्या चीज़ हम एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से ले सकते हैं, वो बात करते हैं, ठीक है। हम आपको पूरी चीज़ बताएंगे, लेकिन एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से जो इंपॉर्टेंट होगा वही बात करेंगे। अब इन्होंने क्या बोला है, क्या कि धीमे धीमे इंडिया में नेशनलिज्म और स्टेटहुड की फीलिंग डेवलप हो रही है, इन्होंने कहा, और वो कहीं ना कहीं कल्चर से परमेट होता है, और हम कहीं ना कहीं कल्चर को ज़्यादा जो है उसे हम लोग बहुत स्ट्रांगली हेल्ड कर रहे हैं, ठीक, अच्छी बात है अगर पकड़ रहे हैं तो। उसके बाद बोला है कल्चर इज़ बट द प्रोडक्ट ऑफ ऑल इनकॉम्प्रिहेंसिव रिलीजन, अ पार्ट ऑफ बॉडी एंड नॉट डिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम इट। इन्होंने बोला है कल्चर कहीं ना कहीं जो है, ये इन्होंने बोला एम एस ग्वालकर को, जो कि आरएसएस के पहले कभी हेड रहे हैं, उन्होंने कहा कि एज पर एम एस ग्वालकर, उन्होंने बोला कल्चर जो है वो सभी कॉम्प्रिहेंसिव रिलीजन, जो सोसाइटी में जो भी रिलीजन है, जितने भी रिलीजन है, उनका ही रेमिफिकेशन है और कुछ नहीं है। फिर उन्होंने बोला कि धीमे धीमे इंडिया में जो है वो जो ये कह रहे हैं हिंदुत्ववादी, समझ में अपने को इतना नहीं जानना है इसमें, ये कह रहे हैं कि धीमे धीमे इंडिया में जो है वो हिंदू रिलीजन के कल्चर को ही कल्चर कहा जा रहा है, समझ में आ रहा है, यानी कि हिंदुत्व जो डोमिनेंस है वो देखने को मिल रहा है। अब अपने को इससे कुछ लेना देना नहीं है, ये हमारे लिए नहीं है, ये पॉलिटिक्स के रेजिम में ठीक रहेगा, लेकिन अपने को इतना नहीं। हम ये कह सकते हैं कि धीमे धीमे जो है कल्चर रिवाइवलिज्म की तरफ हम जा रहे हैं, जिसमें कहीं ना कहीं कम्युनल कलर भी देखने को मिल सकता है। बस इतनी बातें और ज़्यादा कुछ नहीं। अब इनमें क्या बोला इन्होंने, अब यहाँ से थोड़ा सा हमारे मतलब की चीज़ शुरू हुआ है। इन्होंने कहा कि इन्होंने किताब लिखा, यानी कि शशि थरूर जी ने, उस किताब का नाम था द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया, समझ में आ रहा है, ये एन एरा ऑफ डार्कनेस, द ब्रिटिश एम्पायर ऑफ इंडिया।
इन्होंने कहा कि ये केवल 200 साल की हिस्ट्री को फॉरेन रूल मानते हैं। इन्होंने, शशि थरूर जी ने कहा कि चूंकि जो ब्रिटिश थे वो केवल 200 साल इंडिया में रहे थे, इसीलिए ये केवल 200 साल की हिस्ट्री को ही जो है आप फॉरेनर की हिस्ट्री मानते हैं या फॉरेन रूल मानते हैं। लेकिन ये कहते हैं कि लेकिन आज के टाइम में ऐसा देखने को लग रहा है, ऐसे देखने को मिल रहा है कि 1200 ईयर्स की हिस्ट्री को ये लोग बोल रहे हैं कि वो जो है वो फॉरेन रूल है। अब 1200 हिस्ट्री को क्या क्यों बोला जा रहा है फॉरेन रूल है? क्योंकि इसमें फिर ये 1206 में जब दिल्ली सल्तनत इस्टेब्लिश हुआ था तब से लेके आपको करीब करीब ये मान के रखिए कि दिल्ली 1200 नहीं कहना सही नहीं होगा, इनफैक्ट 1091 जो तराइन का वॉर है वहाँ से शुरू कर सकते हैं आप। तो इन्होंने कहा है कि ये करीब करीब आप 1091 से लेके जब तराइन का वॉर हुआ, जब 1092 में जब सेकेंड तराइन का बैटल जो है वो जीता गया, तो तराइन के वॉर के बाद मुस्लिम डायनेस्टी इंडिया में इस्टेब्लिश हुई है। तो तराइन के वॉर के बाद से लेके करीब करीब 1200 साल करीब जो है ये कह रहे हैं कि टोटल जो आपका दिल्ली सल्तनत है, मुग़ल एम्पायर है, नीचे में आपका जो है ब्राह्मणी एम्पायर है, ये सभी जो है ये फॉरेन रूल ही मान रहे हैं। ठीक है, इन्होंने कहा है कि आज काफ़ी सारे जो मतलब कि जो पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन है वो 1200 साल की हिस्ट्री को जो है वो फॉरेन रूल मान रहा है, लेकिन शशि थरूर कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है, केवल 200 साल का ही फॉरेन रूल है। अब ऐसा क्यों कह रहे हैं शशि थरूर कि 1200 साल की हिस्ट्री नहीं है? वो ये कह रहे हैं कि चाहे वो दिल्ली सल्तनत रहा हो, चाहे वो मुग़ल एम्पायर रहा हो, इन्हें आप फॉरेन रूल नहीं कह सकते हैं। इन्होंने मुग़ल एम्पायर का एग्जाम्पल लिया। इन्होंने कहा कि बाबर को अगर छोड़ दिया जाए तो बाबर के बाद जितने भी बेटे रहे हैं उनके, हुमायूं हुए, हुमायूं का बेटा अकबर हुआ, तो आप जितने भी मुग़ल एम्पायर आप देखें ये यहीं पे थे और यहीं के रह गए। समझ में आ गया? इन्होंने यहीं की वुमेन से शादी किया, फिर इनके बच्चे जो हैं वो आगे कंटिन्यू रखें। आप ये मान के रखिए कि अकबर के बाद तो पूरा दिखता है कि मुग़ल एम्पायर का इंडियनाइजेशन होते हुए। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इन्होंने कहा कि आप मुग़ल एम्पायर को फॉरेन रूल नहीं मान सकते, और काफ़ी हद तक ये बात सही भी है, क्योंकि दे एसिमुलेटेड देयर कल्चर इन इंडिया, दे एसिमुलेटेड देमसेल्फ इनटू इंडिया। ब्रिटिश की तरह नहीं था कि यहाँ पे अर्न करते थे और जाके लंदन में खर्चा करते थे। ये चीज़ नहीं था कि यहाँ की रिसोर्सेज को खींच कर उन्होंने अपने होम कंट्री में भेजा है। मुग़ल ने ऐसा नहीं किया, मुग़ल ने यहाँ के रिसोर्सेज लिए तो यहीं पे खर्चा किया। समझ में आ रहा है? इनफैक्ट जो मुग़ल वगैरह थे इन्होंने इंडिया को फॉरेन इन्वेजन से भी बचाया है। इनफैक्ट आपको अगर पता हो तो जो इल्तुतमिश अगर है, जो कि दिल्ली सल्तनत के सेकेंड किंग माने जाते हैं आफ्टर दी कुतुबुद्दीन ऐबक, उन्होंने इंडिया को गेंजिस खान से बचाया है ना, मैकबर्नी को नहीं शरण देते हुए, है ना। तो इन्होंने कहा कि मुग़ल वगैरह हों या जो भी रहा हो, उन्होंने बाहर के एम्पायर को लूटते हुए बचाया, मतलब बाहर के लोगों को हमारे इंडिया में आने से बचाया है। इनफैक्ट जो लूटर्स वगैरह थे, इन्होंने ये कहा। इन्होंने कहा कि ये उतने ही इंडियन हैं जितने अदर इंडियन हैं इंडिया के। समझ में आ रहा है? दे आर नॉट द फॉरेनर्स। तो ये बात काफ़ी हद तक इनकी बात सही भी है। फिर उन्होंने बोला कि एक इंटेलेक्चुअल टेरेन है जिसके तहत इंडिया को वुंडेड सिविलाइजेशन कहा जाता है, जहाँ पे ये माना जाता है कि कई सारे मुस्लिम इन्वेडर इंडिया में आए और उन्होंने लूटा। समझ में आ गया? इस डिस्पेंसेशन के पीछे क्या आइडियोलॉजी रही है? तो इन्होंने कहा है कि इसके पीछे रीज़न ये रहता है कि हम ये मान लेते हैं कि इंडिया एक पर्टिकुलर, जैसे हिंदू का होमलैंड है, तो जब कोई बाहर का इन्वेजन होता है या कुछ भी ऐसा चीज़ माना जाता है तो माना जाता है कि मुस्लिम ने इसको इन्वेड किया और लूट किया। समझ में आया? तो इस वजह से हम लोग वुंडेड सिविलाइजेशन कहते हैं। समझ में आया? तो इन्होंने बोला कि मुस्लिम डिस्पॉइलिंग द हिंदू होमलैंड इज नीदर अ कंटिन्यूअस हिस्टोरिकल मेमोरी नॉर बेस्ड ऑन द एक्यूरेट रिकॉर्ड ऑफ द पास्ट। इन्होंने कहा कि इस टाइप से जो आप जो मतलब कि मुस्लिम्स को आप दिखा रहे हैं कि वो दे आर अ फॉरेनर, दे आर आउटसाइडर, दे आर लूटिंग अस, ये कहीं ना कहीं सही फैक्ट नहीं है हिस्ट्री का, ये डिस्टॉर्टेड हिस्ट्री है। एक हिस्टोरियन है जिनका नाम है ऑन्द्रे ट्रशक, उन्होंने काफ़ी कुछ बताया है इसके बारे में। अब ये क्या कह रहे हैं, जैसे कि अक्सर आप देखते होंगे कि औरंगजेब को एक ऑर्थोडॉक्स कंजर्वेटिव मुस्लिम रूलर की तरह दिखाया जाता है, जबकि इन्होंने बताया कि ये उतना सही फैक्ट नहीं है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि औरंगजेब ने कई सारे हिंदू टेम्पल्स तोड़वाए। तो ये कह रहे हैं कि ये गलत फैक्ट है, उतना सही फैक्ट नहीं है। अब देखिए ये हिस्ट्री, ये कहा जा रहा है ऐसा। ये कह रहे हैं कि
ये सही अकाउंट हिस्ट्री का नहीं है। औरंगजेब ने इतने ज़्यादा मंदिर नहीं तुड़वाए हैं, जिनको तुड़वाया भी है उनके अपने पॉलिटिकल रीजन रहे हैं, है ना, वो भी काफ़ी हद तक ठीक ही फैक्ट है कि जितने तुड़वाए गए उन पॉलिटिकल रीजन की वजह से तुड़वाया है। इन्होंने कहा है कि इन्होंने इतने कन्वर्जेंस नहीं किए हैं जितना दिखाया जाता है, समझ में आ गया। फिर इन्होंने एक और बात कही, इन्होंने कहा कि औरंगजेब जो था वो इन्होंने हिंदू और जैन टेम्पल्स को कई बार पेट्रोनेज भी प्रोवाइड किया। इतना ही नहीं, इन्होंने कहा कि यार लिबरली डोनेटेड टू द ब्राह्मण्स। इन्होंने कहा कि इन्होंने कई बार मिलियंस ऑफ हिंदूज को अनमोलेस्टेड दिखाया, समझ रहे हो बातों की नहीं, मतलब अनमोलेस्ट किया इन्होंने। इतना ही नहीं, इन्होंने कहा कि औरंगजेब अटैक्ड हिंदूज एंड मुस्लिम्स एलाइक। कहा भाई वो एक पॉलिटिकल लीडर था, वो एक मतलब एक राजा था, उसने अगर अटैक किया हो हिंदू को तो उसने मुस्लिम्स को भी अटैक किया, समझ में आ रहा। सच नुआंस अकाउंट्स ऑफ औरंगजेब एंजॉय लिटिल ट्रैक्शन। कहा कि ये सब जो फैक्ट बताया जा रहा है औरंगजेब के बारे में, इसके बारे में तो कोई बात ही नहीं करता है, समझ में आ रहा है। एक और बात जो इस आर्टिकल में बहुत बेहतरीन इन्होंने कहा अक्सर हम लोग आज के डेट में देखते हैं कि हम लोग महाराणा प्रताप को बहुत वेलराइज करते हैं, हम दिखाते हैं कि महाराणा प्रताप इज़ अ प्रोटेक्टर ऑफ हिंदुइज्म, और जो अकबर है वो ही इज़ नॉट द प्रोटेक्टर ऑफ, मतलब ही इज़ एडवांसिंग हिज मुस्लिम इंटरेस्ट, ऐसे करके दिखाते हैं। इन्होंने एक बहुत सही बात बोला कि अकबर, आप जरा सोचिए कि राणा प्रताप के साथ कौन खड़ा था, और अकबर की आर्मी में किसने राणा प्रताप से लड़ाई किया, तो आपको आंसर मिल जाएगा कि अकबर की आर्मी से राणा प्रताप से लड़ने वाला और कोई नहीं था, वो था आपका अकबर की आर्मी का जनरल मान सिंह, समझ में आ गया, राजा मान सिंह जिसको कहते हैं। तो अकबर की तरफ से मान सिंह ने राणा प्रताप से लड़ाई किया था, और राणा प्रताप की तरफ से हकीम खानसुर ने जो है लड़ाई किया था। तो देखिए कि एक मुस्लिम एम्परर का साथ एक हिंदू लीडर दे रहा है, और एक हिंदू लीडर का साथ जो है एक मुस्लिम मतलब लीडर दे रहा है। तो ये दिख रहा है, ये दिस इज द करेक्ट पार्ट ऑफ द हिस्ट्री। आप ऐसा नहीं कर सकते कि किसी एक लीडर को एक कम्युनल या एक रिलीजन से हम लोग जो हैं तौल लें। इनफैक्ट कई बार हम लोग अकबर को भी गलत तरीके से दिखाते हैं, जबकि अकबर इज नोन फॉर हिज रिलीजियस टॉलरेंस, समझ में आ गया आपको कि नहीं। तो इन्होंने कहा है कि देखिए इस टाइप की जो चीज़ें होती है ना, इस टाइप के कम्युनल राइटिंग ऑफ द हिस्ट्री को अवॉइड करना चाहिए। इससे क्या होता है कि कई बार हम एक गलत हिस्ट्री पढ़ा रहे होते हैं अपने फ्यूचर जनरेशन को। कई बार हमारे एनसीईआरटी में चीज़ें बदल जाती हैं। हमने देखा है कि शिवाजी महाराज की पार्ट को हिस्ट्री को दिखाया गया है, लेकिन उनके कंटेम्प्रेरी रूलर्स जो थे उनकी हिस्ट्री को हटा दिया गया। तो इन्होंने कहा है कि ठीक है, इट इज़ ओके कि हम महाराणा प्रताप को वेलराइज करें, शिवाजी महाराज को वेलराइज करें, लेकिन करेक्ट अकाउंट ऑफ हिस्ट्री हम दिखाएं। समझ में आ रहा है कि नहीं, जो सही है वो है। आप एक ही साइड ऑफ दी औरंगजेब नहीं दिखा सकते, औरंगजेब के दोनों हिस्से को आपको दिखाना पड़ेगा, और यही सही हिस्ट्री है। समझ में आ रहा है। हिस्ट्री, ऐसा माना जाता है कि हिस्ट्री वही है जो हिस्टोरियंस लिखते हैं, पर उसका सही इंटरप्रिटेशन होना चाहिए, क्योंकि आपके गलत इंटरप्रिटेशन की वजह से केवल हिस्ट्री गलत नहीं होता है, एक पूरा जनरेशन गलत हो जाता है। समझ में आ रहा है। और कहीं ना कहीं हम एक कम्युनल कलर क्रिएट कर देते हैं एक पूरे जनरेशन के ऊपर। तो ये चीज़ों पे हमें बहुत बचना चाहिए और बहुत ध्यान रखना चाहिए। यही इस आर्टिकल में बताने की कोशिश की गई है। देखिए आर्टिकल क्या कह रहा है, समझो बात को। पॉइंट टू बी नोटेड इन दिस आर्टिकल। सबसे पहली बात यह कह रहा है कि कम्युनल राइटिंग नहीं होनी चाहिए हिस्ट्री की। समझ में आ गया। आपको पहले समझना पड़ेगा कि जो मुस्लिम रूल इन इंडिया है, वो कोई फॉरेन रूल नहीं है। इस बात को जरा समझिए, समझ रहे हो कि नहीं। ये कोई फॉरेन रूल नहीं है जिसको आप ये समझ लें कि मुस्लिम रूल जो इंडिया में फॉरेन रूल है। आप चाहे 1206 से आप 1857 तक का इतिहास देखें, समझ रहे हो, चाहे इसमें दिल्ली सल्तनत रहा हो, ठीक है, दिल्ली सल्तनत रहा हो, चाहे मुगल रहे हों, चाहे आप ब्राह्मणी एम्पायर रहे हों, ये कोई आउटसाइडर नहीं थे। ऐसा नहीं था कि इन्होंने अपने, चाहे मुगल रहे हों, उन्होंने फरगना में अपने रिसोर्सेज को छोड़ दिया हो।
दे वर वेरी मच पार्ट ऑफ इंडिया ओनली। इन्होंने यहाँ के रिसोर्सेज को यहीं इस्तेमाल किया, फॉर ब्रिटिशर्स की तरह नहीं कि उन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ किया। ब्रिटिशर्स ने एक्चुअली में ड्रेन ऑफ वेल्थ किया। समझ में आ गया, ये बात समझिए। अच्छा, चाहे आप कोई भी इतिहासकार, किसी भी कैरेक्टर के बारे में आप हिस्ट्री में लिख रहे हो, आपको दोनों पार्ट दिखाना चाहिए। औरंगजेब का हम लोग जो है, औरंगजेब का हम लोग केवल एक ही पार्ट जानते कि ही वॉज ऑर्थोडॉक्स। इन्होंने ब्राह्मण्स को डोनेशन दिया, टेम्पल्स बनवाए, इन सब के बारे में हम लोग बात ही नहीं करते, क्योंकि हम एक ही पार्ट देखना चाहते हैं। हम लोग महाराणा प्रताप को हिंदू का रिप्रेजेंटेटिव और अकबर को मुस्लिम का रिप्रेजेंटेटिव बता देते हैं। लेकिन आप जरा ये भी देखिए कि अकबर का साथ किसने दिया था? मान सिंह ने दिया था, और महाराणा प्रताप का हकीम शाह ने दिया था। तो आप देखिए कि ये जो बोनहोमी दिखाई दे रहा है, ये आज क्यों नहीं दे रहा है? वाई वी आर कम्युनली, वाई वी आर कलरिंग द हिस्ट्री एज पर आवर ओन रिलीजन। तो वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ये चीज़ों को हमें रोकना पड़ेगा। समझ में आएगा कि नहीं? तो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि कम्युनल राइटिंग ऑफ हिस्ट्री, ये हिस्ट्री ऑप्शनल के लिए वालों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जीएस पेपर 1 के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कम्युनल राइटिंग ऑफ हिस्ट्री इज basically failing the history as a discipline। समझ में आए कि नहीं? ठीक है, क्रिटिकली एग्जामिन। टू 50 वर्ड्स, 15 मार्क्स। चलो भाई आगे बढ़ो। चलो शुरू। अगला आर्टिकल क्या है? लेइंग द फाउंडेशन ऑफ द फ्यूचर रेडी डिजिटल इंडिया। अब देखो क्या मामला क्या है इस आर्टिकल में। ज़्यादा कुछ है नहीं इस आर्टिकल में। इसमें है क्या कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट था, इन्होंने कहा कि सर 23 साल हो गए इस एक्ट को, अब पूरा का पूरा डिजिटल एरा ही बदल गया है, तो अब कायदे से इस एक्ट को रिप्लेस करके न्यू एक्ट लाना चाहिए, और ये लोग कर भी रहे हैं। इन्होंने एक नया एक्ट लाया जिसको नाम रखा गया डिजिटल इंडिया बिल। बात को जरा समझने की कोशिश की। इसका क्या काम है? इन्होंने बोला है गोल टू अपग्रेड करंट लीगल रेजिम एंड टैकल इमर्जिंग चैलेंजेस। जो हमारा करंट लीगल रेजिम है उसको अपग्रेड करना है, और जो इमर्जिंग चैलेंजेस आ रहे हैं, जो हार्म आ रहा है, जो कंपटीशन आ रहा है, जो मिस इन्फॉर्मेशन डिजिटल स्पेस में फैल रहा है, इनको रोकने के लिए हमें स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की जरूरत है। इस वजह से ये एक्ट आया है। समझ में आ रहा है? जहाँ पर बहुत सारे डिजिटल इंटरमीडिएट पहले से थे, वहाँ पर ई कॉमर्स जैसी चीज़ें आ रही हैं, जिसकी वजह से हमारे लिए रेगुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रहा है? अब जो करंट आईटी एक्ट है उसमें इंटरमीडिएरी एक चीज़ होता है। देखो इंटरमीडिएरी का क्या मतलब होता है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, वो समझ में आ जाएगा। यूज़र और इंटरनेट के बीच में जो चीज़ है उसको हम लोग इंटरमीडिएरी कहते हैं, है ना? यूज़र और इंटरनेट के बीच में, जैसे मान लीजिए व्हाट्सएप है। व्हाट्सएप एक सोशल मीडिया इंटरमीडिएरी है, जो कि यूज़र, सपोज मेरे पास व्हाट्सएप अकाउंट है तो मैं यूज़र हूँ, और इंटरनेट एक एजेंसी है या सर्विस प्रोवाइडर, आप इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कह लें। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर और मेरे बीच में व्हाट्सएप है। अब व्हाट्सएप मेरे इन्फॉर्मेशन को किसी और को दे रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इसको इंटरमीडिएरी कहा जाता है। अब जरा ध्यान सोचो कि आज के डेट में आप सोचो कि अगर इंटरमीडिएरी को कोई अकाउंटेबिलिटी ना हो तो मैं तो कोई भी इन्फॉर्मेशन फैला दूंगा, इससे फेक इन्फॉर्मेशन कहीं से कुछ भी फैल जाएगा, इससे लॉ एंड ऑर्डर इश्यूज हो सकते हैं। तो समय आ गया है कि इंटरमीडिएरी को रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाए कि भाई अगर कोई मिस इन्फॉर्मेशन होता है तो आप तुरंत डिलीट करें। समझ में आ गया ये चीज़ें? तो इंटरमीडिएरी का मतलब होता है कि यूज़र और इंटरनेट के बीच, जैसे व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक, ये सब इंटरमीडिएरी हैं। अब जो आईटी एक्ट था उसने 3 तरह के इंटरमीडिएरी बताए थे, सोशल मीडिया इंटरमीडिएरी, सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडिएरी, और तीसरा ऑनलाइन गेमिंग इंटरमीडिएरी। सोशल मीडिया इंटरमीडिएरी जो छोटे मोटे होते हैं, समझ में आ गया? सिग्निफिकेंट मतलब जैसे ट्विटर जैसे होते हैं, फेसबुक, वो सब बहुत मतलब जिनकी यूज़र बेस बहुत ज़्यादा है।
देखिए जितना ज़्यादा यूज़र बेस होगा आपकी अकाउंटेबिलिटी उतनी ज़्यादा बढ़ेगी, इस बात को समझिए। और कुछ ऑनलाइन गेमिंग के भी कुछ इंटरमीडियरी हैं, समझ में आ रहा है आपको कि नहीं? तो इंटरमीडियरी की कुछ जिम्मेदारी, उनको कुछ स्ट्रिंजेंट ऑब्लिगेशन फॉलो करना पड़ता है कि भैया अगर कुछ भी गड़बड़ होता है तो कोई भी कंटेंट आपको फेक नज़र आता है या लगता है कि वो कहीं ना कहीं चीज़ों को लॉ एंड ऑर्डर इशूज क्रिएट कर सकता है, तो 72 आवर के अंदर वो इन्फॉर्मेशन को टेक डाउन कर ले। अब सवाल उठता है कि ये तो हुआ पुराने एक्ट के अंदर, ठीक है, उन्होंने 3 स्ट्रिक्ट डिवीजन कर दिया और सोशल मीडिया इंटरमीडियरी को कह दिया कि भाई कोई इन्फॉर्मेशन गड़बड़ है तो आप 72 घंटे के अंदर ये कर दीजिए। इसके अलावा इन्होंने कहा है कि कई सारे ऐसे भी उनके अंदर कुछ मतलब कि कुछ जो है ऑफिसर भी रखना होता है जिसका काम ये है कि कंटेंट को देखे, कोई मिस इन्फॉर्मेशन आ जाए तो इंडिया बेस्ड ऑफिसर्स रखना होता है। अब इन्होंने क्या कहा है कि समय बदल रहा है, अब इस एक्ट से काम नहीं होगा। जैसे आप देखिए, आप इन्होंने क्या कहा कि एक माइक्रोसॉफ्ट टीम है, एक प्लेटफॉर्म है, इंटरनेट प्लेटफॉर्म, या फिर एक जोहो करके कस्टमर मैनेजमेंट सॉल्यूशंस है, जोहो करके। अब इनमें क्या है ना कि 50, 60, 500, 200, 500 हज़ार लोग हैं, एक बहुत छोटा सा बेस है। अब ये भी एक तरह का इंटरमीडियरी है। अब भैया 500 हज़ार लोगों के बेस में अगर इतना स्ट्रिंजेंट नॉर्म अगर फॉलो करना पड़े कि भैया आपको एक ऑफिसर रखना है, 72 घंटे के अंदर टेक डाउन करना होगा, तो वो पर्पस नहीं सॉल्व करेगा यार। देखो बड़े बड़े अगर बेस, बड़े बड़े कंज्यूमर बेस है तो ठीक है भाई, आप बड़ा इंफॉर्मेशन लीक कर सकते हैं तो बड़ी दिक्कतें हो सकती हैं, लेकिन जिनके बेस ही छोटा है उनको इतना बड़ा नॉर्म फुलफिल करने का क्या मतलब? ये तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हटा देगा, ठीक है। वायरल जाने का, इंफॉर्मेशन वायरल होने का चांस भी इस जगह पे कम है। तो इन्होंने कहा है कि अब वन साइज फिट्स फॉर ऑल अप्रोच से काम नहीं चलेगा। नए बिल को ध्यान रखना पड़ेगा कि आप इंटरमीडियरी के डेफिनेशन को ग्रेडेड करिए कि जिनका यूजर बेस ज़्यादा है उनको ज़्यादा स्ट्रिंजेंट नॉर्म फॉलो करने पड़े, जिनका यूजर बेस कम है उनको कम नॉर्म फॉलो करना पड़े। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये ध्यान इन्होंने बोला है। इन्होंने बोला कि होस्टिंग सर्विसेज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, वेरी लार्ज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स। देखिए यूएस में जैसे कि यूरोपियन यूनियन का डिजिटल सर्विस एक्ट है, उसमें इन्होंने होस्टिंग सर्विसेज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और वेरी लार्ज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इनमें डिवाइड कर रखा है। जिन पे बहुत बड़े होंगे उनके ज़्यादा नॉर्म्स स्ट्रिंजेंट होंगे, जिनके छोटे होंगे ऑनलाइन वाला होगा, होस्टिंग सर्विसेज के और भी कम नॉर्म्स फुलफिल करने होंगे। सिमिलरली ऑस्ट्रेलिया के भी अपने हैं, कुछ 8 इन्होंने कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है। तो इंडिया में अगर हम लोग देखें तो ग्रैन्युलर प्रोडक्ट स्पेसिफिक क्लासिफिकेशन करने की बहुत ज़रूरत है। अब इन्होंने क्या कहा कि कोई भी क्लासिफिकेशन करिए वो फ्यूचर प्रूफ नहीं होगा। भैया आज तुम्हारा अलग टेक्नोलॉजी है, कल की डेट में एक नई चीज़ आ जाएगी, उसके यूज़र बेस अलग होंगे। तो आप इलेक्ट्रॉनिक्स और डिजिटल मार्केट में, आप डिजिटल वर्ल्ड में आप ये नहीं कह सकते कि ये एक परमानेंट हो जाएगा। तो क्लासिफिकेशन जो हम आज कर रहे हैं वो डायनेमिक हो और कल के डेट में भी वो क्लासिफिकेशन अपडेट होता रहे। समझ में आ रहा है? तो एक्ट में वो प्रोविजंस आपको डालने होंगे, वो इन्होंने बात करा है। इन्होंने कहा है कि आप ना 2 बातें ध्यान रखिए कि जो इंटरमीडियरी हो, एक नॉन कम्युनिकेशन टाइप वाले इंटरमीडियरी हो और एक कम्युनिकेशन टाइप वाले इंटरमीडियरी हैं। तो जो नॉन कम्युनिकेशन वाले इंटरमीडियरी हैं उनके नॉर्म्स लोअर रिस्क वाले हैं, उनको आप जो है थोड़े लेसर मतलब लेसर सर्विसेज, लेसर नॉर्म्स उनको फॉलो करने दीजिए। और जो आपके इंटरमीडियरी कम्युनिकेशन वाले हैं उनको स्ट्रिक्टर नॉर्म्स फुलफिल करने दीजिए। समझ में आ रहा है? तभी जाकर आप डिजिटल इंडिया और डिजिटल स्पेस क्रिएट कर पाएंगे। समझ रहे हो बातों की नहीं? तो ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है आपसे, समझिए। व्हाट आर द पॉइंट टू बी नोटेड? इन्होंने बोला कि देखो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है, ठीक है, 2000 का ये एक्ट है। इसको रिप्लेस करके डिजिटल इंडिया एक्ट बिल ला रहे हैं, डिजिटल इंडिया बिल ला रहे हैं। इन्होंने कहा कि बेसिकली इस बिल के तहत हम करेंगे क्या, डिफरेंट क्लासिफिकेशन करना क्या चाहिए, अभी तो ला ही रहे ना, क्लासिफिकेशन ऑफ इंटरमीडियरी करना चाहिए। अच्छा, ये जो इंटरमीडियरी का क्लासिफिकेशन होना चाहिए ये ग्रेडेड होना चाहिए, रिस्क बेस्ड होना चाहिए। एक तो होता है कि नॉन कम्युनिकेशन वाले का उतना स्ट्रिंजेंट नॉर्म नहीं होना चाहिए, लेस स्ट्रिंजेंट नॉर्म्स होने चाहिए, और जो कम्युनिकेशन वाले हैं उनके स्ट्रिंजेंट नॉर्म्स होने चाहिए। समझ रहे हो बातों की नहीं? ये ध्यान रखिएगा।
ठीक है, तो नया नया टेक्नोलॉजी आ रहा है, नई नई चीज़ें आ रही हैं, तो रेगुलेशन भी उसी हिसाब से होना चाहिए आपका। ठीक है, लिखिए व्हाट आर द सेलियंट पॉइंट। इसके अलावा भी आप सोचिए कि और क्या आना चाहिए डिजिटल इंडिया बिल के अंदर। व्हाट आर द सेलियंट पॉइंट that must be incorporated in डिजिटल इंडिया बिल। ठीक है, ठीक, सब्सटेंशिएटेड 250 वर्ड्स 15 मार्क्स। ठीक, अब आते हैं आगे। ठीक, अ ग्रैंड रिवाइवल। अब देखिए क्या बात है, तो बहुत कुछ दिया है इस आर्टिकल में। देखिए इंडिया इजिप्ट रिलेशनशिप है, मैंने कल भी इस पर बात की थी। इंडिया और इजिप्ट के बीच में रिलेशनशिप जो है रिवाइव कर रहा है। ठीक, क्यों रिवाइव किया? क्योंकि यूएस विजिट के बाद हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर इजिप्ट गए और वहाँ पर हम वहाँ के जो प्रेसिडेंट है एलसीसी उनसे मिले और काफ़ी कुछ देखने को मिला। देखिए इजिप्ट जो है इंडिया के पर्सपेक्टिव से समझ में आ रहा, वेस्ट एशिया नॉर्थ अफ्रीका जिसे वाना कहते हैं, वाना रीजन, इसके बीच में रिलेशनशिप रिवाइव करने का एक तरीका है। पूरा बात समझिए। 1955 में इंडिया और इजिप्ट के बीच में फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन की गई थी, समझ में आ गया। ठीक है, और ये भी दिखाता है कि दो कंट्रीज़ के बीच में रिलेशनशिप बहुत पुराना है। इसके अलावा स्वेज कैनाल क्राइसिस के समय में भी इंडिया ने बेसिकली इजिप्ट की मदद किया था और दोनों इजिप्ट और इंडिया दोनों डेवलपिंग कंट्री के चैंपियंस हैं। इतना ही नहीं, नॉन अलाइन मूवमेंट जिसमें ये हुआ था कि ना ही हम जहाँ पे वर्ल्ड जो है कोल्ड वॉर एरा में सोवियत यूनियन और यूएसए के बीच में इंक्लाइन होना चाह रहे थे, वहाँ पर इजिप्ट और इंडिया जो थे फाउंडिंग मेंबर थे नॉन अलाइन मूवमेंट का, कि हम दोनों में से किसी भी खेमे में नहीं जाएंगे, हम न्यूट्रल रहेंगे, न्यूट्रल स्टैंस रहेगा हमारा। समझ में आ रहा है? इतना ही नहीं, इंडिया और इजिप्ट का रिलेशनशिप साउथ साउथ कोऑपरेशन को भी डिनोट करता है। इंडिया इजिप्ट जो है वो यूनाइटेड ओवर डिज़ायर्स नॉट टू बिकम कैंप फॉलोअर्स, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। उन्होंने कोल्ड वॉर एरा में ना ही यूएस और सोवियत यूनियन किसी का भी साथ नहीं दिया था। इतना ही नहीं, अभी रिसेंटली की अगर हम लोग बात करें तो यूक्रेन वॉर में भी इंडिया और इजिप्ट का जो इंडिया रशिया यूक्रेन जो क्राइसिस है उसमें इंडिया और इजिप्ट दोनों का सेम स्टैंस रहा है। दोनों ही कंट्री ने रशिया के एक्शन को क्रिटिसाइज़ नहीं किया है, समझ में आ गया, बल्कि उन्होंने बोला है कि डिप्लोमेटिक रिजोल्यूशन करिए। तो दोनों का सेम स्टैंस है। इंडिया का डिसीजन करेगा, मतलब कि जब रशिया यूक्रेन क्राइसिस हुआ तो भाई वीट की कमी हो गई पूरे वर्ल्ड में, क्योंकि रशिया और यूक्रेन जो है वीट एक्सपोर्टर कंट्रीज़ हैं। तो इजिप्ट को इंडिया ने जो है वो वीट प्रोवाइड किया। जब बाद में ब्लैक सी ग्रीन इनिशिएटिव शुरू हुआ तब ठीक हो गया, मतलब तब तो भाई ब्लैक सी के थ्रू ही मिल गया, वरना वीट को प्रोवाइड किया था इंडिया ने। इससे क्या हुआ कि कायरो का गुडविल जनरेट हुआ यहाँ पर इंडिया के प्रति। इतना ही नहीं, दोनों कंट्री ने कोऑपरेशन किया ग्रीन एनर्जी, फार्मास्यूटिकल्स, डिफेंस सेक्टर में और कई सारे एग्रीकल्चर, मतलब आर्कियोलॉजी, एंटीक एंड कंपटीशन लॉज में दोनों कंट्रीज़ ने आपस में माओ भी साइन किया है। ठीक है, इतना ही नहीं, जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं वो अल हकीम मॉस्क भी गए। और ये जो हमारे यहाँ हमारे प्राइम मिनिस्टर को अक्सर जो है ये देखा जाता है कि एंटी मुस्लिम स्टैंस लेते हुए या फिर मुस्लिम को इतना परवाह नहीं करते, ऐसा ये भी दिखा रहा है कि इट हैज़ गिवन अ गुड मैसेज टू द मुस्लिम वर्ल्ड, राइट। ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इतनी बातें हैं, आप इस सबको नोट डाउन कर लीजिएगा जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक, इसके अलावा प्रेसिडेंट एलसीसी जो थे उन्होंने भी जो है आप ये कि मतलब वो भी हमारे यहाँ जो है बेसिकली चीफ गेस्ट बने थे रिपब्लिक डे में। इतना ही नहीं, हम एलसीसी ने द ऑर्डर ऑफ द नाइल, हमारे जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर है उनको जो है द ऑर्डर ऑफ द नाइल मतलब का जो आपको कहते हैं ना, मतलब आपको पुरस्कार जिसको आप कह सकते हो, या फिर आप ये कह सकते हो कि ऑनर किया गया इससे। समझ में आ गया कि नहीं। इजिप्ट जो है एक स्पेशल इन्वाइटी G20 समिट में होगा जो कि दिल्ली में होने वाला है सितंबर में, उसमें एज ए स्पेशल इन्वाइटी की तरह इजिप्ट को बुलाया गया है।
इस तरीके से दिख रहा है कि इंडिया क्लोज टाइज विद इजिप्ट जो है ये काफ़ी कुछ बताने की कोशिश कर रहा है, या इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप रिवाइवल हो रहा है, ये चीज़ इंडिकेट हो रहा है। इतना ही नहीं सर, इजिप्ट को ब्रिक्स का पार्ट बनाने की भी बात हो रही है। इजिप्ट ने जो है बेसिकली जो है न्यू डेवलपमेंट बैंक को भी ज्वाइन किया है, समझ में आ रहा है, और ब्रिक्स में इसकी मेंबरशिप की भी बात चल रही है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें दिखा रहा है कि इंडिया और ब्रिक्स के रिलेशन जो है वो वापस रिवाइव कर रहे हैं, जो काफ़ी समय से थमा हुआ था। समझ में आ गया आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं। रिबेलियन इन रशिया, अभी देखिए ये मुद्दा क्या है, थोड़ा सा मैं आपको उतना डीप में अपने को जाना नहीं है, लेकिन आप जरा समझिए इस चीज़ को। देखिए कम से कम 20 साल से रशिया के जो प्रेसिडेंट है वो कौन है? व्लादिमीर पुतिन। ठीक, पॉइंट नंबर 1। दूसरी बात आपको बताऊं कि रशिया ने नाटो के एक्सपेंशन के अगेंस्ट जो है आवाज़ उठाया, और कहीं ना कहीं रशिया यूक्रेन का जो वॉर है वो नाटो के एक्सपेंशन के पर्सपेक्टिव से देखा जा सकता है। ठीक, अब हम जरा समझाते हैं आपको कि ये क्या मामला हुआ। काफ़ी दिनों से लड़ाई चल रही थी, तो एक इनकी जो प्राइवेट मिलिट्री कंपनी है जिसका नाम है वैगनर करके नाम है इसका, ठीक है, वागनर या वैगनर जो भी आप बोलो। ठीक, इसके चीफ हैं, हेड हैं, इनका नाम है येवगेनी प्रिगोजिन। समझ में आ रहा है क्या नाम है इसका? प्राइगोजिन कह सकते हैं आप, या प्रिगोजिन बोल सकते हैं। ठीक है, आपसे हम प्रिगोजिन बोलेंगे। तो वैगनर एक प्राइवेट मिलिट्री कंपनी है और ये प्रिगोजिन जो है इनके हेड हैं। अभी क्या हुआ है कि ये प्राइवेट मिलिट्री कंपनी ने रशिया यूक्रेन क्राइसिस में रशिया की काफ़ी मदद भी करी है, काफ़ी सारे टेरिटरी को जीतने में मदद भी किया है इन्होंने। ठीक है, अब क्या हुआ कि जो प्रिगोजिन है इनका टेंशन बढ़ गया डिफेंस वाली जो मिनिस्ट्री है उसके साथ इनका टेंशन बढ़ गया। कैसे? जो डिफेंस का जो इनका जो मिनिस्टर है इनके साथ इनका रिफ्ट क्रिएट हो गया बिकॉज ऑफ सेवरल इश्यूज। समझ में आ गया? तो इसी चीज़ को देखते हुए प्रिगोजिन ने क्या किया कि देख लो, प्रिगोजिन हुज फोर्सेस टुक ओवर अ क्रिटिकल मिलिट्री हेडक्वार्टर्स इन द सदर्न सिटी ऑफ द रोस्टोव ऑन डन एंड लॉन्च्ड अ मार्च टू जस्टिस टुवर्ड्स मॉस्को। तो ये जो जब टेंशन क्रिएट हुआ तो इन्होंने क्या किया, मॉस्को की तरफ इन्होंने मार्च शुरू कर दिया, तो एक अंदर से म्यूटनी क्रिएट कर दिया अगेंस्ट द एडमिनिस्ट्रेशन। अब ये चीज़ जो है ना, ये दिखा रहा है कि अंदर के जो सिविल वॉर का लाइक कंडीशन आया, ये जो म्यूटनी है, इसको हमारे जो पुतिन साहब हैं ये कंट्रोल नहीं कर पाए। ये दिखा रहा है कि एक तरह सिग्नल मिला है आपको पुतिन जी को कि अब आप संभलिए, नहीं तो इंटरनल टेंशन आपके अपने कंट्री में शुरू हो जाएंगे बिकॉज ऑफ दी वॉर। समझ में आ रहा है कि नहीं? और ये सही बात भी है। अब देखो इन्होंने क्या बोला, ही कॉल्ड द म्यूटनी एज बिट्रायल। किन्होंने कहा ये बात? पुतिन जी ने कहा। अब सोचिए सर जी, इनकी तो हालत टाइट हो गई। अब वेजनर हैज़ ग्रोन ओवर द ईयर्स एज अ पैरेलल सिक्योरिटी स्ट्रक्चर। अब सर ये वैसा नहीं है, देखिए प्राइवेट पार्टी है लेकिन पैरेलल सिक्योरिटी स्ट्रक्चर है विद डीप इन्फ्लुएंस इन दी अफ्रीका एंड हैज़ मेड बैटलफील्ड गेन्स इन यूक्रेन। अब यूक्रेन की लड़ाई में इन्होंने काफ़ी मदद भी किया था। अब मिस्टर प्रिगोजिन जो थे, जो कि अर्लियर सैटरडे में हैड डिमांडेड डिसमिसल ऑफ द रशियाज टॉप मिलिट्री लीडरशिप, कहा हटाओ इसको, लीडर को। समझ में आ गया? हालांकि दोनों के बीच में, पुतिन जी और प्रिगोजिन के बीच में एक डील हुआ है जिसमें इन्होंने कह दिया कि ठीक है, हम कोई अब डिमांड नहीं रखते, हम अपने इस मार्च को ख़त्म करते हैं, लेकिन इट इज़ डेफिनेटली मतलब कि एक तरह का आप कह सकते हो इट इज़ अ रिंगिंग बेल फॉर दी पुतिन, ताकि वो अपनी पॉलिसीज़ पर दोबारा जो है वो मतलब ध्यान में रखें। समझ में आ रहा? अब इतना हमको डिटेल में नहीं जाना है कि ऐसा क्यों हुआ, क्या हुआ, बस एक मैंने आपको बताया कि एक वैगनर नाम की एक प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनी थी, रशियन डिफेंस में इस कंपनी ने काफ़ी मदद किया था। डिफेंस और जो आपका डिफेंस हेड है और प्रिगोजिन जो है, जो कि वैगनर के हेड हैं, दोनों के बीच में टसल हुआ। इसको लेकर एक प्रोटेस्ट शुरू हुआ। प्रोटेस्ट जो है एक तरह का म्यूटनी था, बाद में डील के थ्रू इसे दबा दिया गया। लेकिन एक बात ये ज़रूर है कि ये कहीं ना कहीं ये जो प्रोटेस्ट है ये एक तरह का रिमाइंडर की तरह है कि भाई अब थोड़ा संभल जाइए। समझ में आ रहा पुतिन जी के लिए? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मोदी होल्ड्स मीटिंग टू रिव्यू मणिपुर सिचुएशन। अब इन्होंने, जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जैसे ही अब इजिप्ट से आए हैं, तो इन्होंने कहा भाई सिचुएशन देखिए, इजिप्ट को ठीक, मतलब मणिपुर को जल्दी से जल्दी मतलब कि रिवाइवल करना है, और जिन लोगों की डेथ हुई है उनको से पैकेज देना है ताकि वो उनकी लाइफ जो है वापस आ सके, उनके फैमिली मेम्बर्स की लाइफ जो है
वापस जो है वो स्ट्रीमलाइन हो सके, बिल्ड बैक बेटर जो वाला जो कॉन्सेप्ट होता है वो करने की कोशिश किया जा रहा है। आप समझ में आ गया कि नहीं? तो बहुत दिन बाद मतलब ये देख सुनने को अच्छा लग रहा है कि हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने इस दिशा में काफ़ी कदम उठाया है। ठीक है। 100 स्टैंडर्ड एज फ्लैश फ्लड्स लैंडस्लाइड डिस्टर्ब हिमाचल हाईवेज। अभी यहाँ पर क्या हुआ है, फ्लैश फ्लड क्रिएट हो गया था जी। अक्सर गर्मी के दिनों में होता है, जो माउंटेनियस एरिया होता है वहाँ पर क्या होता है कि बहुत एक्सट्रीम लो प्रेशर बन जाता है और बहुत हैवी रेनफॉल हो जाता है, जिसके वजह से जो उसके हाईवेज़ वगैरह हैं, रोडवेज़ पे ब्लॉकेज क्रिएट होता है। समझ में आ रहा है? वही हिमाचल प्रदेश में हुआ है। एक तो सर्च भी हो गया था, एक विमेन का सर्च चल रहा है, वही नहीं मिल रही है। समझ में आ रहा है कि नहीं? अच्छा, ये एक बड़ी गजब सी बात सुनने को मिला। क्या हुआ है कि एक प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर है महाराष्ट्र में, ठीक है, उन्होंने क्या किया कि कुछ 11 लोगों को पकड़ा, जंजीर से बांध दिया और उनसे काम करवाया और खाना एक ही वक्त का दिया और मतलब कि वहीं पर वेल के बगल में उनको कहते थे कि टॉयलेट वगैरह करिए। ठीक। अब और फिर बाद में जो है महाराष्ट्र पुलिस ने क्या किया, उनको पकड़ा, मतलब कि जिन्होंने ये प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर ये कर रहे थे, तो उनको मतलब उनको जो है रिट्रीव किया कि 11 लोग जो थे जो बॉन्डेड लेबर कर रहे थे, उनको फिर जो है उनको रेस्क्यू किया। तो अब ये देखने को मिला है कि ऐसे केसेस बहुत पाए गए हैं महाराष्ट्र में। समझ में, इसमें होता क्या है कि जैसे कुछ लोगों को जंजीर से बांध देते हैं, काम करवाते हैं और बाद में जैसे जंजीर खोलते हैं तो वो लोग भाग लेते हैं, वेजेस भी नहीं लेते हैं। उनको पता है कि भैया मेरी जान बच जाए यही बहुत है, वेजेस बाद में ले लेंगे। समझ रहे बात हो कि नहीं? तो यही बोला है कि ये बॉन्डेड लेबर एक्ट के अगेंस्ट है और एनएचआरसी ने नोटिस दिया है स्टेट गवर्नमेंट को कि भैया ऐसा क्यों चल रहा है तुम्हारे यहाँ, ये आप एथिक्स में इस्तेमाल कर सकते हो। अच्छा, वैगनर म्यूटनी शोज रशियाज इन्वेजन ऑफ यूक्रेन वॉज अ स्ट्रेटजिक मिस्टेक। अब ये कहा गया है, इन्होंने नाटो के चीफ ने ये बात बोला है, जेंस स्टोलनबर्ग ने। ये आपके एग्जाम में आ सकता है अगर पीसीएस वगैरह आप देते हैं तो। इन्होंने कहा है कि स्ट्रेटजिक मिस्टेक है ये, जो वैगनर वाला मैंने अभी डिबेट बताया था ना, यही बोल रहे हैं ये चीज़। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। दिस इज ऑल फॉर टुडे। वी हैव डिस्कस्ड 2 मेजर एडिटोरियल्स, समझ में 4 मेजर एडिटोरियल्स, जिसमें हम लोगों ने बहुत डिटेल से एक एक बात उसमें हम लोगों ने किया जो हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट था। मैं कोशिश करता हूँ कि जो पॉलिटिकल एस्पेक्ट हो या पॉलिटिकल एंगल से चीज़ें लिखी गई उसे हटा दूँ और क्रक्स बताने की कोशिश करूँ। सर जी ये बहुत डिटेल एनालिसिस होता है। ठीक है, अगर आपको पसंद आया तो आप इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़रूर फैलाएं ताकि वो भी उसे सीखें। ठीक है, और आप भी सब्सक्राइब कर अपने दोस्तों को भी कहें कि वो सब्सक्राइब करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू, बाय बाय।